चलिए भाई देखिए, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए देखिए, आज हम लोग अध्याय 2 का क्या करेंगे, मापन एवं मात्रक जो चैप्टर है इसका सब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल प्रश्न करेंगे। इसमें से न्यूमेरिकल ज़्यादा आता नहीं है, ध्यान दीजिए। इसमें न्यूमेरिकल आपको केवल सार्थक अंक दे सकता है और त्रुटि से संबंधित दे सकता है, बाकी कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न दे सकते हैं, ठीक है। जैसे सब्जेक्टिव में आपका दे देगा कुछ, जैसे आपको मान लीजिए कुछ क्वेश्चन हम बता देते हैं नोट करके, ठीक है। जैसे मूल राशि और व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, ऐसा दे सकता है। तो अभी देखिए, पहले जो क्वेश्चन इसमें अलग से हैं, कुछ अलग तरीके से पूछे जाते हैं, पहले हम उसको देख लेते हैं, ठीक है, जो कुछ अलग तरीके से पूछे जाएंगे। बाकी और तो सब्जेक्ट से हम देखेंगे ही। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है देखिए, इस कथन की स्पष्ट व्याख्या कीजिए। इस कथन का स्पष्ट व्याख्या करना है। तुलना के मानक या विशेष उल्लेख किए बिना किसी बीमी राशि को बड़ा या छोटा कहना अर्थहीन है, ठीक है। कह रहा है कि तुलना के मानक का विशेष उल्लेख, बिना तुलना के विशेष जानकारी के, जब तक हम तुलना का विशेष जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते हैं तब तक हम क्या कर सकते हैं, देखिए, किसी भी राशि को बड़ा या छोटा नहीं कह सकते हैं। इसका कहने का अर्थ यही है कि जब दो राशि हैं, जब तक उसमें हम अच्छी तरीके से तुलना नहीं कर सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं उसके बारे में, तब तक हम उसे बड़ा या छोटा नहीं कह सकते हैं, तब तक हम उसे बड़ा या छोटा नहीं कह सकते हैं, ठीक है। इसे ध्यान में रखते हुए दिए हुए कथनों को जहाँ कहीं भी आवश्यक हो दूसरे शब्द में व्यक्त कीजिए। ये जो दिया गया कथन है इसको आवश्यकता के अनुसार दूसरे शब्द में व्यक्त करना है, लेकिन उसमें क्या परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मतलब ये सब जो कथन दिए गए हैं इन सब कथन को लिखना है, बस उसका लाइन चेंज करके लिखना है, लेकिन उसका अर्थ, उसका मतलब बदलना नहीं चाहिए। इसका मतलब यही है कहने का कि इसको हमें परिवर्तित सेंटेंस चेंज करके लिखना है, लेकिन उसका मतलब वही होना चाहिए, ठीक है। जैसे देखिए, हम पहला देखते हैं। पहला देखिए क्या है, परमाणु बहुत छोटे पिंड होते हैं। परमाणु बहुत छोटे पिंड होते हैं, इसका मतलब हम क्या कहेंगे, देखिए, छोटा पिंड क्या होता है, जैसे रेत का कण होता है ना, रेत का जो कण होता है वह छोटा पिंड है, तो हम कहेंगे कि परमाणु का आकार रेत के कण से भी छोटा है। मतलब परमाणु बहुत छोटे पिंड होते हैं, इसे हम किसी दूसरे से तुलना करेंगे, किसी दूसरे छोटे पिंड से तुलना करके बताएंगे कि परमाणु उससे भी छोटा है, ठीक है। कोई छोटा पिंड ले लेंगे और हम बताएंगे कि परमाणु उससे भी छोटा है। जैसे हम ले लेंगे कि जो आपका क्या होता है, रेत का कण होता है वह छोटा है, तो हम बताएंगे कि परमाणु रेत के कण से भी छोटे होते हैं। मतलब परमाणु बहुत छोटे होते हैं, रेत का कण तो छोटा है ही, परमाणु उससे भी छोटे होते हैं, रेत के कण से भी छोटे होते हैं, मतलब बहुत छोटे होते हैं। तो पहले को देखिए, हम एक नंबर को बस ऐसे लिख देंगे। देखिए क्या करेंगे, देखिए ए नंबर को हम लिख देंगे पर उत्तर में क्या लिख देंगे, देखिए, परमाणु रेत से भी छोटे होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है। परमाणु रेत से भी छोटे होते हैं। देखिए लाइन चेंज है, कहने का अर्थ वही है, कहने का अर्थ वही है आप लोगों का। देखिए यहाँ कह रहा है कि परमाणु बहुत छोटे होते हैं, उत्तर में हम लिख दिए कि परमाणु रेत के कण। यहाँ देखिए हम और इसको थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं। देखिए रेत के कण से भी छोटे होते हैं। क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है। परमाणु क्या होते हैं भाई, परमाणु रेत के कण से भी छोटे होते हैं। ये पहला हो गया। बी नंबर में देखिए क्या हम लिखेंगे, देखिए बी नंबर में देखिए कहा है कि जेट वायुयान अत्यधिक गति से चलता है। जेट वायुयान जो है वो बहुत तेज गति से चलता है। सबसे तेज तो प्रकाश चलता है, जेट वायुयान बहुत तेज गति से चलता है, तो कोई तेज चलने वाला चीज होगा, जैसे ट्रेन हो गया, बुलेट ट्रेन,
तेजी से चलता है, तो हम कह देंगे कि जेट वायुयान ट्रेन से भी, रेलगाड़ी से भी तेज चलता है, मतलब बहुत तेज चलता है। देखिए रेलगाड़ी पहले से ही तेज चलती है, हमको बताना है कि जेट वायुयान अधिक तेज चलता है, तो हम क्या कहेंगे कि जेट वायुयान रेलगाड़ी से भी तेज चलती है। हम क्या कर देंगे, देखिए जेट वायुयान रेलगाड़ी से भी तेज चलती है, ठीक है, यह रेलगाड़ी से भी तेज चलती है। क्लियर है। आगे देखिए क्या करा है, बृहस्पति का द्रव्यमान बहुत ही अधिक है, बृहस्पति का द्रव्यमान बहुत अधिक है, तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, देखिए यूरेनस का द्रव्यमान अधिक होता है, मतलब कम होता है, यूरेनस का द्रव्यमान कम होता है, तो हम कहेंगे कि बृहस्पति का द्रव्यमान यूरेनस ग्रह की तुलना में बहुत अधिक होता है। देखिए हम सी नंबर को हम ऐसे कर देंगे उत्तर, देखिए सी नंबर को देखिए हम क्या कर देंगे इससे, देखिए सी नंबर को कि बृहस्पति, यही था ना, देखिए बृहस्पति का द्रव्यमान बहुत अधिक है, तो हम क्या लिखेंगे, बृहस्पति ग्रह का द्रव्यमान यूरेनस से बहुत अधिक होता है, यूरेनस से बहुत अधिक होता है। देखिए वहां पे लिखा था कि बृहस्पति का द्रव्यमान अधिक होता है, तो हम जानते हैं कि यूरेनस जो ग्रह है इसका द्रव्यमान कम होता है, तो हम लिखेंगे कि बृहस्पति का द्रव्यमान यूरेनस से बहुत अधिक होता है, मतलब अधिक होता है। आगे देखिए सी के बाद देखिए क्या है, देखिए डी नंबर, देखिए क्या है, इस कमरे के अंदर वायु में अणुओं की संख्या बहुत अधिक है, इस कमरे के अंदर मतलब इसमें देखिए अधिक है, मतलब जो एक मोल में अणुओं की संख्या होती है उससे अधिक है, तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, देखिए डी का, कि इस कमरे में वायु के अणु की संख्या एक मोल वायु में अणु की संख्या की तुलना में अधिक है। क्या है, अधिक है। हमें बताना था कि कमरे में अणु की संख्या बहुत अधिक है, तो नॉर्मल अवस्था में क्या होता है, एक मोल में जो परमाणु होते हैं वह क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं, तो कमरे में उससे भी अधिक है, नॉर्मल अवस्था से अधिक है। अब आपको देखिए इसमें ई और एफ आपको करने हैं, इसमें देखिए आपको ई और एफ, HW है, ये आपको करना है। HW इसका कमेंट आपको बताना कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बहुत भारी होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज़्यादा भारी होता है, ये बताना है। फिर ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत कम होती है। इन दोनों को आपको बदल के लिखना है, अर्थ वही है, कहने का तरीका वही हो, बस उसका लाइन बदल जाए, ठीक है। तो ये आपको करने हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए क्या क्वेश्चन है, लंबाई का कोई ऐसा नया मात्रक चुना गया है जिसके अनुसार निर्वात में प्रकाश की चाल 1 है। लंबाई के नए मात्रक के पदों में सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? प्रकाश इस दूरी को तय करने में 8 मिनट और 20 सेकेंड लगाता है। 8 मिनट और 20 सेकेंड लगाता है।
चलिए देखिए, तो देखिए इसमें क्या क्या दिया है। देखिए पहले देखिए सी का मान दे दिया। सी का मान क्या दे दिया? 1 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 1 मीटर चलता है, ये आ गया। ठीक है, और टी देखिए कितना है। टी का मान देखिए कितना है? 8 मिनट प्लस 20 सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा? 8 गुणे 60 प्लस 20 कितना हो जाएगा? देखिए 8 8 छंग 48 और 20 कितना आ जाएगा? देखिए 500 सेकेंड। कितना हो जाएगा? 500 सेकेंड। अब हमसे क्या पूछा गया? देखिए दूरी बराबर देखिए क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। यही देखिए चाल देखिए 1 दे दिया है और समय दे दिया 8 मिनट 20 सेकेंड, इसको हम सेकेंड में बदल लिए। अब दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। तो ये देखिए कितना आ जाएगा? 1 गुणे 500 कितना आ जाएगा? देखिए इसका आंसर 500। ठीक है, ये अरे हाँ, मीटर में नहीं करना है यार, मीटर में नहीं। देखिए ये देखिए मात्रक प्रति सेकेंड है, यहाँ भी आंसर वही देखिए आ जाएगा मात्रक। अब क्या मात्रक है वो आप जो दिया होगा, जैसे मीटर हम जानते हैं सेंटीमीटर है, किस में दिया है ये आपका अलग है। ठीक है, जो भी मात्रक माना गया, जो नया मात्रक है वही मात्रक आ जाएगा, जो नया मात्रक है, नया मात्रक। ठीक है, तो ये देखिए हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन अब हम देखते हैं। देखिए निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। आपको इन सभी प्रश्न ए बी सी 3 प्रश्न हैं और इन तीनों के क्या करने हैं? उत्तर देने हैं। चलिए देखिए, पहला देखिए आपको एक धागा और मीटर पैमाना दिया जाता है। आप धागे के व्यास का अनुमान किस प्रकार करेंगे? आपको एक मीटर स्केल दिया जाता है, इंची दिया जाता है। ठीक है, आपको एक स्केल दिया जाता है, इंची जिसे बोलते हैं, मीटर स्केल, और एक धागा दे दिया जाता है, उसका व्यास मापना है। तो हम क्या करेंगे? देखिए इसको मापने के लिए हम क्या करेंगे? इस जो एक रॉड ले लेंगे, ठीक है, और इस पे क्या करेंगे? हम धागे को सटा के लपेटेंगे और इसके 1 मीटर या लंबाई में जितना फेरा आएगा, लंबाई बटे फेरों की संख्या कर देंगे। लंबाई में फेरों की संख्या का भाग दे देंगे तो वो क्या हो जाएगा? हमारा व्यास आ जाएगा। एक फेरे में एक आएगा, जैसे 10 फेरा आया तो इसमें 10 का भाग दे देंगे तो एक फेरा का मान पता चल जाएगा, मतलब व्यास पता चल जाएगा। तो देखिए इसका जब हम उत्तर लिखेंगे तो इसके उत्तर में देखिए क्या करेंगे? देखिए इसके उत्तर में हम लिखेंगे ए नंबर का जो उत्तर रहेगा। देखिए धागे को किसी बेलनाकार वस्तु पर सटाकर लपेटेंगे। ठीक है, फिर यल लंबाई में फेरों की संख्या n गिन लेंगे। ठीक है, अब देखिए धागे का व्यास बराबर क्या हो जाएगा? यल बटे
n, लंबाई बटे फेरों की संख्या। इस तरीके से हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। जैसे देखिए इस पे 10 फेरा लपेटेंगे इतने लंबाई पे, तो एक फेरे में जो दूरी होगी वही क्या होगी, उसका व्यास होगा। एक फेरे में जो दूरी, तो जितना लंबाई गया है उसमें फेरों की संख्या से भाग दे देंगे। फेरों की संख्या से भाग दे देंगे तो मतलब हमें पता चल जाएगा कि कितना उसका व्यास है। ठीक है। और दूसरा देखिए जो क्वेश्चन है, देखिए एक स्क्रू गेज का चूड़ी अंतराल 1 मिलीमीटर है और उसके वृत्तीय पैमाने पर 200 विभाजन है। क्या आप यह सोचते हैं कि वृत्तीय पैमाने पर विभाजन की संख्या स्वेच्छा से बढ़ा देने पर स्क्रू गेज का यथार्थता में वृद्धि करना संभव है? देखिए अब देखिए मापक यंत्र, देखिए बी नंबर, देखिए मापक यंत्र का अल्पतमांक क्या होता है, प्रोपोर्शनल टी 1/, यथार्थता। ठीक है। मापक यंत्र का अल्पतमांक क्या होता है, यथार्थता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अल्पतमांक बढ़ेगा तो यथार्थता घटेगी, अल्पतमांक घटेगा तो यथार्थता बढ़ेगी। अब देखिए अल्पतमांक बराबर क्या होता, देखिए पिच। ठीक है। एक देखिए क्या है, देखिए चूड़ी अंतराल, इसको हम लिख सकते हैं। देखिए चूड़ी अंतराल और बटे में क्या आ जाएगा, वृत्तीय पैमाने पर खानों की संख्या। वृत्तीय पैमाने पर खानों की संख्या। देखिए अब जब खानों की संख्या लिखेंगे, देखिए खानों की संख्या बढ़ाने पर अल्पतमांक क्या होगा, अल्पतमांक घटेगा, अतः यथार्थता क्या होगी, यथार्थता बढ़ेगी। ठीक है। देखिए कह रहा है कि देखिए जो अल्पतमांक होता है, ठीक है, का अल्पतमांक। ठीक है। देखिए मापक यंत्र का जो अल्पतमांक होता है, देखिए अल्पतमांक देखिए क्या होता है, यथार्थता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अल्पतमांक क्या होता है, यथार्थता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। अब देखिए अल्पतमांक क्या होता है, पिच या चूड़ी अंतराल बटे खानों की संख्या। तो जब खानों की संख्या बढ़ाएंगे तो अल्पतमांक घटेगा, जब खानों की संख्या बढ़ाएंगे नीचे तो अल्पतमांक घटेगा, और जब अल्पतमांक घटेगा तो यथार्थता क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसका यही क्वेश्चन था ना। देखिए क्या खानों की संख्या बढ़ाकर यथार्थता में वृद्धि की जा सकती है? तो यहाँ पे क्या होगा, इसका आंसर हाँ में होगा। हाँ, देखिए खानों की संख्या बढ़ाने पर यथार्थता में वृद्धि हो सकती है। ठीक है। अब ये सी नंबर आपको करना है। सी नंबर, सी नंबर देखिए क्या है, HW है, ये आपको करना है। सी नंबर आपको देखिए HW देने का मेरा मतलब यही है,
HW आपको इसीलिए दे रहे हैं कि आप लोग उसको क्लास के बाद समय निकाल के पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में भेजेंगे और नहीं आएगा तो हम आपको बताएं, आप डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं। आपको इंस्टा आईडी दे दिए, वहाँ पूछ सकते हैं, या तो यहीं पे कमेंट बॉक्स में इसी में पूछ सकते हैं। इसी में आप कमेंट बॉक्स में जो ना समझ में आए वो आप पूछ सकते हैं। लेकिन आज चैट बॉक्स में पूछेंगे तो देखिए क्लास के बाद चैट क्या होता है, सब साफ हो जाता है। आप कमेंट बॉक्स में पूछे रहेंगे तो वो आपका रहेगा कमेंट बॉक्स वाला, ठीक है। आगे देखिए, अगला देखिए क्या है। किसी मकान का फोटोग्राफ 35 mm स्लाइड पर 1.75 सेमी स्क्वायर क्षेत्र घेरता है। स्लाइड की किसी स्क्रीन पर प्रेक्षित किया जाता है और स्क्रीन पर मकान का क्षेत्रफल 1.55 मीटर स्क्वायर है। प्रेक्षित पर्दा व्यवस्था का रेखीय आवर्धन होगा। चलिए देखिए, पहले देखिए हम क्या करते हैं। देखिए रेखीय आवर्धन का हम फार्मूला देखिए लगाएंगे। देखिए रेखीय आवर्धन बराबर क्या होता है, अंडर रूट क्षेत्रीय आवर्धन। क्या होता है भाई, अंडर रूट क्षेत्रीय आवर्धन। क्षेत्रीय आवर्धन, ठीक है। अब देखिए क्षेत्रीय आवर्धन क्या होता है, ये देखिए होता है, ये देखिए रहता है हमारा वस्तु का क्षेत्रफल, बटे प्रतिबिंब का क्षेत्रफल, ठीक है। वस्तु का क्षेत्रफल बटे प्रतिबिंब का क्षेत्रफल। वस्तु का क्षेत्रफल कितना आएगा, देखिए वस्तु का क्षेत्रफल देखिए क्या है दिया, सही उल्टा हो गया यार, प्रतिबिंब बटे वस्तु रहता है ना। एक मिनट, देखिए प्रतिबिंब का क्षेत्रफल बटे वस्तु का, प्रतिबिंब का क्षेत्रफल बटे वस्तु का क्षेत्रफल, ठीक है। प्रतिबिंब का क्षेत्रफल देखिए कितना आया भाई, देखिए देखिए 1.55 मीटर स्क्वायर है, 1.55 मीटर स्क्वायर। और देखिए ये सेंटीमीटर में है तो हम क्या लिख देंगे, देखिए 1.75 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए लगभग में ये आ जाएगा 8,857। और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 94 दशमलव कुछ आएगा, 94 पॉइंट समथिंग करके जो भी आए, 1 2 जो भी आए, ठीक है, 1 या 2 जितना भी आए, ठीक है। देखिए फिर से देख लीजिए, देखिए रेखीय आवर्धन में क्या होता है, अंडर रूट क्षेत्रीय आवर्धन। और क्षेत्रीय आवर्धन का मतलब क्या होता है, जैसे प्रतिबिंब का क्षेत्रफल बटे वस्तु का क्षेत्रफल, फिर उसका वर्गमूल निकाल देते हैं। देखिए निम्नलिखित में सार्थक अंकों की संख्या लिखिए। इसमें आपको देखिए सार्थक अंक की संख्या बताना है, कितना कितना है सार्थक अंक। पहले में देखिए क्या है, पहला देखिए आंसर है, आंसर में देखिए पहले में देखिए क्या है, ए नंबर में देखिए है 0.007। इसमें एक सार्थक अंक है, एक सार्थक अंक, ठीक है। एक सार्थक अंक क्यों है, देखिए दशमलव के पहले कोई अंक नहीं है तो ये 0 सार्थक अंक नहीं होगा। दशमलव के पहले कोई अंक नहीं है तो ये 0 सार्थक अंक नहीं होगा, 7 आपका सार्थक अंक होगा। बी नंबर में कितने होंगे बताइए, 2.64 × 10⁻24 kg। इसमें कितने सार्थक अंक होंगे बताइए,
देखिए हम आपको बताए थे कि हाँ अमन गौतम दूसरे में 3 है, दूसरे में 3 है, बहुत सही। देखिए जो 10 के घात में है, हम आपको बताए थे नियम में 10 के घात वाला सार्थक अंक नहीं कहलाता है। जो 10 के घात में होता है ये सार्थक अंक नहीं कहलाता है, तो ये सार्थक अंक नहीं होगा। 2 हो गया, 6 हो गया, ये 4, तो कितना हो जाएगा 3 सार्थक अंक। कितने? 3 सार्थक अंक। और इसमें देखिए कितना होगा, सी नंबर देखिए क्या है आपका क्वेश्चन, देखिए 0.2370 ग्राम प्रति सेमी क्यूब। इसमें कितने सार्थक अंक है बताइए? इसमें कितने सार्थक अंक आएंगे बताइए? अमन गड़बड़ हो गए। तो इसमें 4 सार्थक अंक हैं। कितने हैं? 4 सार्थक अंक। ध्यान दीजिए नियम क्या है, देखिए जब दशमलव के पहले 0 नहीं है लेकिन दशमलव के बाद कोई संख्या है तो इसके बाद का 0 भी क्या होगा, सार्थक अंक होगा। देखिए जैसे हम ऐसे लिख दे तो ये 0 सार्थक अंक नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे दशमलव लग जाएगा तो ये 0 भी सार्थक अंक होंगे। दशमलव के बाद कोई अंक है उसके बाद अगर 0 है तो वह सार्थक अंक होता है, तब वह सार्थक अंक होता है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए देखिए ये तीनों HW हैं, बाकी के D, E और F। कौन कौन से? देखिए D, E और F क्या हैं, HW हैं। ये सब आपको करने, देखिए हर टाइप के आपको 2-3 क्वेश्चन बता के 2-3 आपको दे रहे हैं। ठीक है, आगे चलिए देखिए। देखिए कोई भौतिक राशि P 4 प्रेक्षण योग्य राशियों A, B, C तथा D से इस प्रकार संबंधित है। P बराबर देखिए क्या है, देखिए P बराबर देखिए है A क्यूब B क्यूब अपान √CD ये है। और देखिए A, B, C, D के मापने में त्रुटियां क्रमशः कितना, देखिए 1, 2, 1, 3, 4, 2%। तो P में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी? यदि उपयुक्त संबंध का उपयोग करके P का परिकलन मान 3.76 आता है तब आप किस मान तक निकटतम करेंगे? चलिए देखिए, देखिए इसको हम ऐसे देखिए लिख सकते हैं। देखिए P बराबर क्या, देखिए हम लिख सकते हैं, देखिए ऐसे A क्यूब B क्यूब अपान C के पावर 1/2 D के पावर 1/2 ये लिख सकते हैं। अरे B स्क्वायर है जी, B का क्या देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर। ठीक है, ये है। अब देखिए जब हम इसको लिखेंगे, देखिए प्रतिशत रूप में, हम बताए थे आपको प्रतिशत लिखने के लिए। ठीक है, देखिए प्रतिशत के लिए देखिए हम क्या करते हैं, चाहे गुणा में हो चाहे भाग में हो सबको प्लस में लिख देते हैं। गुणा रहेगा तब भी, भाग रहेगा तब भी, सबको हम क्या करेंगे प्लस में लिख देंगे। तो हम क्या लिख देंगे, देखिए डेल्टा P अपान P गुणे 100 बराबर कितना आ जाएगा। देखिए A पे कितना घात है, 3 घात है, घात का गुणा कर देंगे, 3 गुणे डेल्टा A अपान A गुणे 100 प्लस 2 गुणे डेल्टा B अपान B गुणे 100
प्लस देखिए सी पे कितना घात है, देखिए 1/2, डी पर भी 1/2, 1/2 डेल्टा सी अपान सी गुणे 100 और प्लस 1/2 डेल्टा डी अपान डी गुणे 100। ठीक है, अब देखिए अब हम मान रखेंगे। देखिए ए में कितने प्रतिशत की त्रुटि है, ए में जो प्रतिशत त्रुटि है वो कितना है, देखिए ए में 1% की त्रुटि है तो हम क्या लिख देंगे, देखिए 3 गुणे 1% प्लस 2 गुणे कितना आएगा, बी में प्रतिशत त्रुटि कितने की है, बी में देखिए प्रतिशत त्रुटि 3 की है तो क्या आ जाएगा, देखिए 3%। ठीक है, प्लस 1/2 सी में प्रतिशत त्रुटि कितनी की है, देखिए 4% फिर 2% तो कितना हो जाएगा 4% और प्लस 1/2 गुणे 2%। ये देखिए 3 एकम कितना हो जाएगा 3% प्लस 3 दूना 6% प्लस 2% प्लस 1%। टोटल प्रतिशत कितना आ गया, जोड़ दीजिए सबको, जोड़ने पर क्या आएगा, देखिए 6 3 9 9 2 11 कैसे इतना आ गया भाई, एक मिनट। चलिए सही है, देखिए तो ये कितना दे देखिए आ जाएगा 12% की त्रुटि आ जाएगी, कितने की 12% की त्रुटि, कितने की आ जाएगी, देखिए 12% की त्रुटि आ जाएगी। ठीक है, देखिए अब देखिए देखिए त्रुटि प्रतिशत में 2 सार्थक अंक हैं, देखिए त्रुटि प्रतिशत में 2 सार्थक अंक हैं तो जो ये मान है 3.763 आता है, इसका मान देखिए अतः 3 दशमलव कितना, देखिए 763 में निकटतम मान कितना रहेगा, देखिए निकटतम मान 3.7 होगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 3.7 हो जाएगा। क्लियर है, इसमें 12% में 2 अंक आ रहा है तो ये जो हमारा मान आया था इसमें भी हम 2 अंक तक ही लेंगे, 1-2 अंक। ठीक है, ये जो मान आया था इसको हम क्या लिखेंगे, क्या निकटतम मान करेंगे, तो देखिए त्रुटि में जितना असार्थक अंक आता है उतने ही अंक तक हम मान लिख देते हैं बस। लास्ट देखिए लंबाई मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे परिशुद्ध यंत्र है। एक वर्नियर कैलिपर जिसे वर्नियर पैमाने पर 20 विभाजन है, एक स्क्रू गेज चूड़ी अंतराल 1 mm और वृत्तीय पैमाने पर 100 विभाजन है, कोई प्रकाशिक यंत्र जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की सीमा के अंदर लंबाई माप सकता है। तो बताइए सबसे शुद्ध विभाजन कौन सा है इसमें से, देखिए सी नंबर होगा इसमें ऑप्शन। क्या रहेगा, देखिए इसमें ऑप्शन, देखिए ऑप्शन देखिए क्या होगा, सी। क्यों सी रहेगा, ध्यान दे दीजिए, देखिए जो ए वाला है, देखिए ए वाला, देखिए ए वाला, देखिए 1 मीटर में 1 मिलीमीटर में केवल 20,000 भाग माप सकता है।
माप सकता है, ठीक है। और ये देखिए मिलीमीटर दिया है, तो बी वाला जो है देखिए, बी वाला देखिए क्या है, 1 मिलीमीटर में 100 है, तो मतलब 1 मीटर में करेंगे। देखिए 1 मिलीमीटर 1 मीटर में है ना, देखिए 1 मीटर। यहाँ पर भी देखिए 1 मिलीमीटर में कितना दे दिया, देखिए 1 मिलीमीटर में 100 भाग दिया है, तो मिलीमीटर में बदलेंगे तो और ज़्यादा कितना आ जाए, मीटर में बदलेंगे तो इसका क्या होगा, मिली सेंटी डेसीमीटर 1000 गुना बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, इतना भाग माप सकता है, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। परंतु देखिए जो सी नंबर है, सी वाला देखिए प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का मापन कर सकता है। इसका मतलब ये क्या है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य मतलब 16 लाख होता है ना, 1 मीटर में 16,50,673, 1 मीटर में ये कितना आ जाएगा, 16,50,663, 763, इतना मापन कर सकता है, इतना भाग। तो सबसे शुद्ध क्या है, सी वाला ही सबसे शुद्ध माप सकता है, ठीक है। तो ये देखिए ये आपके थे क्वेश्चन, और बाकी जो आप लोगों को HW दिया गया है, जो आप लोगों को HW दिए हैं, आप लोग HW वाला भी करेंगे, और उसके साथ साथ आप लोग अपने से भी प्रैक्टिस करेंगे। जो नहीं आएगा वो कमेंट बॉक्स में, या तो आपको आईडी दे दी है अपना इंस्टाग्राम आईडी, आप वहाँ भी पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी पर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए रिवीजन करिए, अभी आपको हम 3-4 दिए हैं HW, उसको आप कर लीजिए, बीच बीच में दिए हैं 2-3 और अगर उसका कमेंट आप लोग कमेंट बॉक्स में भेजिए, चैट बॉक्स में मत भेजिएगा, कमेंट बॉक्स में, तब हम उसको देख सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा तब भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या तो हम आपको अपना आईडी दिए हैं, इंस्टा आईडी, जो लोग इंस्टा चलाते होंगे वो वहाँ SMS करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, गुड नाइट।